इस खबर के प्रायोजक हैं लोहियानगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं हूं आयुषी शर्मा और आप देख रहे हैं आखिर न्यूज 24। रात 8 बजे की खबरों में आप सभी का स्वागत है। देखेंगे दिन भर की ताजा तरीन खबरें, पर उससे पहले हेडलाइंस। प्रदेश में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा देने वाले छात्रों को 26 जनवरी तक लग जाएगी कोरोना टीके की पहली डोज, स्वास्थ्य विभाग का है संकल्प। सेना प्रमुख MM नरवणे ने सेना दिवस के अवसर पर चीन और पाकिस्तान को दिया कड़ा संदेश, कहा हमारा मनोबल आसमान छू रहा, धैर्य को परखने की गलती न करें। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा की पहली लिस्ट जारी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सीट का भी है ऐलान। सम्राट अशोक की तुलना औरंगजेब से किए जाने के मुद्दे पर भाजपा और जदयू के बीच मचा घमासान हुआ और तेज, नेताओं के बीच जुबानी जंग जारी। एक बार फिर आंदोलन के मूड में आया वार्ड सचिव, सरकार को दी चेतावनी, कहा यदि मांगे नहीं मानी गई तो फिर उतरेंगे सड़क पर। अब खबरें विस्तार से। बिहार में मैट्रिक और इंटर के छात्रों का टीकाकरण 26 जनवरी तक हर हाल में पूरा कर लिया जाएगा। अगले महीने से शुरू होने वाली मैट्रिक और इंटर की बोर्ड परीक्षा को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने यह तय किया है कि बच्चों की परीक्षाओं से पहले उनका टीकाकरण पूर्ण कर लिया जाए। स्वास्थ्य विभाग ने छात्रों का टीकाकरण 26 जनवरी तक पूरा कर लेने का लक्ष्य रखा है। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने इसके लिए सभी जिलों के जिलाधिकारियों और सिविल सर्जनों को पत्र लिखकर योजना बनाने के लिए कहा है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि प्रदेश में 15 से 18 साल तक के किशोर और किशोरियों को संक्रमण से बचाने के लिए टीकाकरण कराया जा रहा है। अगले महीने मैट्रिक से इंटर की BPSC ICSE बोर्ड की परीक्षाओं का संचालन किया जाना है। ऐसी स्थिति में इन छात्रों का टीकाकरण सुनिश्चित किया जाए। इस बीच बिहार में होम आइसोलेशन में रह रहे कोरोना मरीजों की होम आइसोलेशन ट्रैकिंग ऐप से निगरानी शुरू कर दी गई है। मरीजों की निगरानी का कार्य शुक्रवार से शुरू हुआ। राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक संजय कुमार सिंह ने बताया कि पिछले 2 दिनों से ANM और आशा कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दी जा रही थी। शुक्रवार को इस पर काम शुरू कर दिया गया। पहले दिन 1000 घरों में दस्तक देकर मरीजों की चेकिंग की गई। इस ऐप को पिछले साल राज्य सरकार ने लॉन्च किया था। इधर स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि सेल्फ टेस्टिंग किट से जांच के आंकड़े मरीजों को पोर्टल पर फीड नहीं होते, इसलिए ऐसे मरीजों को स्वास्थ्य विभाग की सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पाएगा। अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने कहा कि बिहार में RT-PCR, TrueNet और रैपिड एंटीजन किट की जांच ऑथराइज्ड जांच है। इसमें पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा ही कोविन पोर्टल पर रखते हैं। अगर कोई खुद जांच कर रहा है तो वो पॉजिटिव है या नहीं, इसकी ट्रैकिंग नहीं हो पाती। इससे आगे उन्हें कोई लाभ नहीं मिल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आखिर न्यूज 24। हमारा मैसेज क्लियर है। भारतीय सेना सीमाओं पर एक तरफा यथास्थिति को बदलने की किसी भी कोशिश को सफल नहीं होने देगी। सेना प्रमुख MM नरवणे ने शनिवार को इंडियन आर्मी डे पर आयोजित परेड को संबोधित करते हुए चीन और पाकिस्तान को स्पष्ट संदेश दिया। चीन को लेकर उन्होंने कहा कि सीमा पर यथास्थिति में बदलाव की कोई भी कोशिश सफल होने नहीं दी जाएगी, तो पाकिस्तान को भी आतंकवाद के मसले पर आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा किसी को भी भारतीय सेना के धैर्य को परखने की गलती नहीं करनी चाहिए। सेना प्रमुख ने 2 टूक कहा कि सीमा पर यथास्थिति में बदलाव की कोई भी एक तरफा कोशिश सफल नहीं होने दी जाएगी। सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे ने शनिवार को 2 टूक कहा कि देश की सीमा पर यथास्थिति में एक तरफा बदलाव की किसी भी कोशिश को सफल नहीं होने दिया जाएगा। उनका निशाना साफ तौर पर चीन की ओर था, जिसके साथ बीते करीब 1.5 साल से भी अधिक समय से पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव की स्थिति बनी हुई है। वह भारतीय सेना दिवस पर आयोजित परेड को संबोधित कर रहे थे, जब उन्होंने आतंकियों को पनाह देने को लेकर पाकिस्तान को भी आड़े हाथों लिया। सेना के लिए अत्यंत चुनौतीपूर्ण रहा। उत्तरी सीमाओं पर चीन के साथ चल रहे घटनाक्रम से आप परिचित हैं। स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए दोनों देशों के बीच सीनियर मिलिट्री कमांडर्स की
हाल में ही 14वीं दौर की वार्ता संपन्न हुई है। अलग अलग स्तर पर संयुक्त प्रयासों से कई इलाकों से डिसएंगेजमेंट हो चुका है। ये अपने आप में एक सकारात्मक कदम है। म्यूचुअल और इक्वल सिक्योरिटी के सिद्धांत पर मौजूदा स्थिति का हल निकालने के लिए हमारे प्रयास जारी रहेंगे। देश की रक्षा में बर्फीली चोटियों पर तैनात हमारे सैनिकों का मनोबल आसमान छू रहा है। हमारा धैर्य हमारे आत्मविश्वास का प्रतीक है, लेकिन कोई भी इसकी परीक्षा लेने की गलती ना करे। हमारा मैसेज क्लियर है, भारतीय सेना सीमाओं पर एक तरफा यथास्थिति को बदलने की किसी भी कोशिश को सफल नहीं होने देगी। यहाँ के एम करियप्पा परेड ग्राउंड पर आर्मी डे परेड को संबोधित करते हुए सेना प्रमुख ने चीन के साथ लगने वाली उत्तरी सीमाओं पर घटनाक्रम का हवाला देते हुए कहा कि बीता साल सेना के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण रहा। पूर्वी लद्दाख गतिरोध की ओर संकेत करते हुए जनरल नरवणे ने कहा कि हालात को नियंत्रण में लाने और इसे बरकरार रखने के लिए भारत और चीन के बीच सैन्य स्तर की 14 दौर की वार्ता हो चुकी है। विभिन्न स्तरों पर संयुक्त प्रयास से कई इलाकों में सैनिकों के पीछे हटने का काम पूरा हुआ है, जो रचनात्मक कदम है। परस्पर हितों के आधार पर समाधान तलाशने के प्रयास जारी रहेंगे। सैन्य परेड को संबोधित करते हुए सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे ने कहा कि देश की सुरक्षा के लिए जवान बर्फ से ढके पहाड़ों पर तैनात हैं, उनका मनोबल आसमान छू रहा है। चीन और पाकिस्तान को कड़ा संदेश देते हुए सेना प्रमुख ने कहा कि हमारा धैर्य हमारे आत्मविश्वास की निशानी है, लेकिन किसी को भी इन्हें परखने की गलती नहीं करनी चाहिए। हमारा संदेश साफ है, भारतीय सेना देश की सीमा पर यथास्थिति बदलने की कोई भी एक तरफा कोशिश सफल होने नहीं देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा की पहली लिस्ट जारी हो गई है। राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर शहर से चुनाव लड़ेंगे। इससे पहले ही योगी आदित्यनाथ के अयोध्या और मथुरा से चुनाव लड़ने की अटकलें आ रही थी, लेकिन अब इन अटकलों पर विराम लग गया है। योगी आदित्यनाथ ने अपने गृह नगर में ही चुनाव लड़ने का फैसला किया है। भाजपा की पहली लिस्ट जारी होने के बाद ये बात स्पष्ट हो गई कि योगी गोरखपुर में अपने लिए सबसे सुरक्षित मानते हैं। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य सिराथू से बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। पार्टी ने पहले चरण में 58 में से 57 और दूसरे चरण में 55 में से 48 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। 20 सीटों पर उम्मीदवार बदल दिए गए हैं, जबकि 63 लोगों को दोबारा टिकट दिया गया है। घोषित प्रत्याशियों में 10 महिलाएं भी शामिल हैं। 21 नए प्रत्याशियों को भी टिकट दिया गया है। नए लोगों में अधिकांश युवा और डॉक्टर हैं। बीजेपी ने कुल 107 उम्मीदवारों की घोषणा की। वहीं बहुजन समाज पार्टी ने भी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। बसपा ने 53 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की है। बसपा की पहली लिस्ट में जो उम्मीदवार तय किए गए हैं, उनमें से अधिकांश ऐसे हैं जिनके बारे में लोग कम जानते हैं। शामली से विजेंद्र मलिक को टिकट मिला है, जबकि मुजफ्फरनगर से पुष्पाकर पाल बीएसपी के उम्मीदवार होंगे। मेरठ कैंट से अमित शर्मा और किठौर से केपी मावी को टिकट दिया गया है। वहीं गाजियाबाद से सुरेश बंसल, लोनी से हाजी आकिल चौधरी और हापुड़ से मनीष कुमार सिंह उम्मीदवार बनाए गए हैं। नोएडा से कृपाराम शर्मा बीएसपी के प्रत्याशी घोषित किए गए। इधर सपा आरएलडी गठबंधन पहले चरण के लिए होने वाले मतदान में 29 उम्मीदवारों की लिस्ट पहले ही जारी कर चुकी है। जारी की गई लिस्ट में 10 सीटें सपा को मिली है, जबकि बाकी की सीटें आरएलडी के खाते में गई हैं। जो 10 सीटें सपा को मिली है, उसमें कैराना, किठौर, मेरठ, चरथावल, साहिबाबाद, धौलाना, कोल, अलीगढ़, आगरा, कैंट और बाह शामिल हैं। गौरतलब है कि यूपी विधानसभा चुनाव 2022 की तारीखों का ऐलान हो चुका है। विधानसभा चुनाव 10 फरवरी से 7 मार्च तक 7 चरणों में कराए जाएंगे। पहला चरण पश्चिम यूपी से शुरू होगा, जिसके लिए उम्मीदवारों के नाम तय किए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। I am Shalini Singh, principal of Luhianagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab
well-stocked library. We have a well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप कंकड़बाग पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सम्राट अशोक की तुलना औरंगजेब से करने के मामले को लेकर एनडीए में मचा घमासान थमता नजर नहीं आ रहा। बिहार में सत्ता के साझेदार जदयू भाजपा के बीच इस मुद्दे को लेकर शुरू हुई बयानबाजी अब तू मैं होते हुए कड़ी टकरार तक पहुंच गई है। इतना ही नहीं, सम्राट अशोक के बहाने एक दूसरे पर वार करने में जुटे भाजपा जदयू के नेता अब अन्य मुद्दों यहां तक कि शराबबंदी को लेकर भी बयानबाजी पर उतर आए हैं। दोनों दल के नेता एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रहे हैं और जमकर वार कर रहे हैं। गौरतलब है कि पूर्व IAS अधिकारी दया प्रकाश सिन्हा ने कथित रूप से अपने नाटक में जब सम्राट अशोक की तुलना औरंगजेब से की तो बवाल मच गया। जदयू के कई नेताओं ने इस मामले को लेकर भाजपा पर वार किया और यह कहा कि दया प्रकाश सिन्हा भाजपा से जुड़े हुए हैं। मामले को तूल पकड़ता देख भाजपा ने जहां मरहम लगाने की कोशिश शुरू की, वहीं सम्राट अशोक राष्ट्रीय गौरव के लेखक दया प्रकाश सिन्हा ने भी सफाई देते हुए कहा कि उनके नाटक में औरंगजेब का कहीं जिक्र नहीं है। हालांकि इसके बाद भी तकरार नहीं थमा। जदयू नेताओं ने कड़े विरोध के बाद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने गुरुवार को पटना के कोतवाली थाने में दया प्रकाश सिन्हा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। जायसवाल ने पटना के कोतवाली थाने में साहित्यकार के खिलाफ एक खास समुदाय की भावना आहत करने का आरोप लगाया। इससे पूर्व जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा और बिहार के मंत्री सम्राट चौधरी समेत कई नेताओं ने सम्राट अशोक की तुलना औरंगजेब से करने के मामले पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की और लेखक को भाजपा से जुड़ा हुआ बताकर इशारों ही इशारों में भाजपा पर भी तंज कसा। नाटक के लेखक की सफाई और संजय जायसवाल की प्राथमिकी के बावजूद भाजपा जदयू के बीच तकरार कम नहीं हुई। दोनों दलों के नेताओं के बीच तू मैं जारी रही। इस मामले को लेकर वार प्रतिवार के बीच भाजपा प्रवक्ता निखिल आनंद ने एक ट्वीट कर आग में घी डाल दिया। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि क्षेत्रीय दलों ने भारत के समाज, राजनीति, राष्ट्र की अस्मिता और गौरव को जितनी ठेस पहुंचाई है उतना किसी ने नहीं पहुंचाया। क्षेत्रीय दल अमूमन या तो परिवार की पार्टियां हैं या फिर निजी पॉकेट की दुनिया है। हालांकि बाद में उन्होंने सफाई दी कि ये बातें उन्होंने किसी खास राजनीतिक दल या उसके नेता के संदर्भ में नहीं की, लेकिन उनकी सफाई में भला क्या होने वाला था। क्षेत्रीय दलों में इस बात को लेकर तकरार होनी थी और हुई भी। निखिल आनंद के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए जदयू प्रवक्ता निखिल मंडल ने कहा कि कोई नेता क्षेत्रीय दल को छोड़ राष्ट्रीय दल में चला जाता है तो वह खुद को राष्ट्रीय नेता मानने लगता है, जबकि नेता दल के आकार से नहीं बल्कि व्यक्तित्व से बनते हैं। इधर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष संजय जायसवाल के बयान पर भी बवाल मचा हुआ है। जदयू के प्रदेश प्रवक्ता अभिषेक झा ने प्रदेश भाजपा अध्यक्ष संजय जायसवाल से सवाल पूछते हुए कहा कि अपने गिरेबान में झांक कर देखें कि बीते एक वर्ष में आपने एनडीए गठबंधन के खिलाफ कितने बयान दिए हैं। यदि स्मरण न हो तो सभी बयानों का संकलन करके आपको भेजा जा सकता है। जहरीली शराब पीने से आपके लोकसभा क्षेत्र में जब कुछ लोगों की मौत हुई थी, आप संवेदना व्यक्त करने और सांत्वना में पैसे बांटने गए थे। एनडीए सरकार की नीति के हिसाब से आपका ये आचरण सही था या गलत? आपने जदयू प्रवक्ता से जदयू पार्टी को जोड़ने की बात कही है। शराबबंदी की नीति के खिलाफ, सरकार के खिलाफ आपने जो भी बातें कही वह पार्टी का बयान है कि नहीं? जवाब में अपने पोस्ट में संजय जायसवाल ने कहा कि मेरे लोकसभा क्षेत्र में जहरीली शराब से हुई मृत्यु के बाद मेरे वहां जाने पर अभिषेक जवाब मांग रहे हैं। यह सवाल जदयू द्वारा है क्योंकि प्रवक्ता दल की बातें रखता है, व्यक्तिगत नहीं।
उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि मैं जहरीली शराब से मौत पर परिजनों से मिलने गया था। अगर भविष्य में भी मेरे क्षेत्र में इस तरह की दुर्घटना हुई तो मैं जाऊंगा और आर्थिक मदद करूंगा। गुनहगार मरने वाले थे, ना कि उनके परिवारजन। अगर कोई जहरीली शराब से मरता है तो उसके निश्चित तौर पर अपराध किया है, पर इससे प्रशासनिक विफलता के दाग को बचाया नहीं जा सकता। जब मैं इस शासन के घटक दल का अध्यक्ष हूँ तो यह मेरी विफलता है। उन्होंने अभिषेक झा को याद दिलाया कि मैंने मीडिया में कहा था कि शराबबंदी कानून की समीक्षा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं शराबबंदी का 100% समर्थक हूँ, पर अपराध जिस श्रेणी का हो सजा भी उसी श्रेणी की हो। इधर संजय जायसवाल ने अपना जवाब दिया। उधर बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह ने उपेंद्र कुशवाहा पर निशाना साध लिया। उन्होंने कहा कि बिहार के कुछ नेता भस्मासुर की प्रवृत्ति के हैं। उनका दर्द सम्राट अशोक पर नहीं है, ये कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना वाली बात है। उन्होंने कहा कि बहुत लोगों को अलग अलग किस्म की बेचैनी है। उधर पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के नेता सुशील कुमार मोदी ने एनडीए के सभी घटक दलों से अपील की है कि दोनों तरफ से इस तरह की बयानबाजी बंद होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मामले का पटापक्ष हो जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि लेखक 2010 से किसी भी राजनीतिक दल में नहीं है, ऐसे में दोनों दलों के बीच वाद विवाद नहीं होना चाहिए। सुशील मोदी की इस अपील का क्या असर होता है यह तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल दोनों दलों के बीच घमासान थमता नजर नहीं आ रहा। यह तकरार आगे कौन सा रूप लेगी यह कहना अभी मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। सरकारी दमन का शिकार वार्ड सचिव एक बार फिर आंदोलन की तैयारी में है। नौकरी से हटाए जाने के सरकारी आदेश के खिलाफ और बकाया मानदेय के भुगतान की मांग को लेकर वार्ड सचिवों ने पिछले कई दिनों तक पटना के गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन किया, लेकिन सरकार ने उनकी मांगे नहीं सुनी। अब वार्ड सचिव एक बार फिर कमर कस चुके हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर सरकार उनकी बातें नहीं मानती है तो आगामी 22 जनवरी को एक बार फिर बिहार की सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करेंगे। हमारा मांग है कि 13 वाला चिट्ठी को जल्द से जल्द वापस लिया जाए, नहीं तो हम लोग इस कोरोना काल जो है 21 तारीख तक जो उनका डेडलाइन है कि अभी समाप्त किया गया है कि कोरोना काल तक कुछ नहीं किया जाए, 22 तारीख, लेकिन इसके बाद हम लोग पटना के धरती पर फिर से हम लोग बड़ी संख्या में सभी परिवारों के साथ 1,14,000 वार्ड सचिव फिर पटना के धरती पर उतरने का काम करें। 22 तारीख से फिर से आंदोलन, 5 फरवरी से ना, नहीं 21 तारीख तक कोरोना काल का जो लेटर जारी हुआ कि, लेकिन फिर भी वो लोग मान नहीं रहे। पदाधिकारी के मिली भगत से वार्ता किया जाता। आप लोग का आंदोलन कब होगा? 21 तारीख के बाद हम लोग पटना के सड़क पर उतरने का काम करें। 21 तारीख तक हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो हम लोग पटना में उतरने का काम करेंगे। वार्ड सचिव संघ के प्रदेश अध्यक्ष कामदेव न्याय ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि प्रदर्शन के दौरान जेल भेजे गए तमाम वार्ड सचिव बेल पर बाहर आ चुके हैं, लेकिन जिन वार्ड सचिवों को पुलिस ने डंडे से घायल किया था उनके इलाज के लिए कोई काम नहीं हो रहा। उन्होंने सरकार से मांग की कि घायल वार्ड सचिव का तुरंत इलाज किया जाए। सरकार की तरफ से कोई सा भी वकील नहीं आया है, ना ही हम लोग अपने स्तर से उस भाई को हम लोग समुचित इलाज करवा रहे हैं। कोई उसको देखने तक भी नहीं गया। हमारे भाई मृत्यु हुआ है, कोई देखने तक भी नहीं गया। सरकार के कोई भी पदाधिकारी हो चाहे कोई भी मंत्री हो, उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। अभी भी कुछ खबरें सामने निकल कर आ रही है कि कई जिलों में चुनाव होने की आशंका जताई जा रही है। कई जगहों से वीडियो हमारे पास आ रहे हैं। जी, हर जगह आप बोले सुपौल, आपका दरभंगा, आपका लखीसराय, सब जगह ये जो खेल खेला जा रहा है रातों रात, जी तो खेला जा रहा है, क्या ना उसका अंकुश लगाने का भी आप लोग का प्रयास है? जी हम लोग हर जगह, हर प्रखंड मुख्यालय में हम आदेश दिए कि हर प्रखंड मुख्यालय में प्रखंड विकास पदाधिकारी, पंचायत पदाधिकारी जो पैसे के खेल खेलकर वार्ड सभा रातों रात करने का काम कर रहे हैं, इसके लिए हम लोग प्रखंड मुख्यालय घेरने का काम करेंगे। गौरतलब है कि 10-12 दिनों तक लंबे चलने आंदोलन के बावजूद भी
सरकार ने इनकी मांगों पर कोई विचार नहीं किया। हालांकि सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक के कई नेता उनके समर्थन में आए और उनकी मांगों पर विचार करने का अनुरोध किया, लेकिन सरकार सोती रही। अब एक बार फिर वार्ड सचिव आंदोलन करने की मूड में है। अब देखना है कि सरकार अब भी इनकी मांगों को सुनती है या उनका ये भी कदम बेकार जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। चलते चलते एक नजर फिर से सुर्खियों पर। प्रदेश में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा देने वाले छात्रों को 26 जनवरी तक लग जाएगी कोरोना टीके की पहली डोज। स्वास्थ्य विभाग का है संकल्प। सेना प्रमुख MM नरवणे ने सेना दिवस के अवसर पर चीन और पाकिस्तान को दिया कड़ा संदेश। कहा, हमारा मनोबल आसमान छू रहा, धैर्य को परखने की गलती न करें। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा की पहली लिस्ट जारी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सीट का भी है ऐलान। सम्राट अशोक की तुलना औरंगजेब से किए जाने के मुद्दे पर भाजपा और जदयू के बीच मचा घमासान हुआ और तेज। नेताओं के बीच जुबानी जंग जारी। एक बार फिर आंदोलन के मूड में आया वार्ड सचिव, सरकार को दी चेतावनी। कहा, यदि मांगे नहीं मानी गई तो फिर उतरेंगे सड़क पर। फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।